हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पर। मैं राघवेंद्र सिंह आप बच्चों के लिए लेकर आया हूं क्लास 9 का चैप्टर 10 ग्रेविटेशन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज। जी हाँ बच्चों, इस चैप्टर के हमने सारे पार्ट पढ़ लिए। जी हाँ, हमने ग्रेविटेशन क्या होता है ये पढ़ लिया, फिर फ्री फॉल एंड मास क्या होता है ये पढ़ लिया, थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में पढ़ लिया। तो बच्चों अब बारी है इस चैप्टर की एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्व करने की। तो एनसीईआरटी के बुक में जो भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज इस चैप्टर में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको अब हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो क्लास 9th के बच्चों आप ध्यान से चैप्टर 10 यानी ग्रेविटेशन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज को ध्यान से सॉल्व करना है ना। मैं आपको आंसर बताऊंगा, उसको समझना और इस सेशन को पूरा एंड तक देखना। ठीक है, शुरू करें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या पूछा है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस को हम हाफ कर दें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किस तरीके से चेंज होगा। तो अगर हमको ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान है कि नहीं। और हमको आंसर पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F=G m अपॉन डी स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ जो m और m है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट का मास हमने कैपिटल M ले लिया, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास हमने स्मॉल m ले लिया, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी है डिस्टेंस उसको हमने क्या ले लिया, d ले लिया। ठीक है, और जो कैपिटल G है वो तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, और ये हमारा निकल कर आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। अब आप क्या देख रहे हो, हमने क्वेश्चन में ना G को चेंज किया, G तो वैसे भी चेंज नहीं होता क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज होती नहीं। हमने दोनों ऑब्जेक्ट का मास नहीं बदला, तो हमने मास भी नहीं बदला, सिर्फ क्या बदला, सिर्फ हमने डिस्टेंस को बदला। और कैसे बदला, हाफ कर दिया। तो अगर हम बाकी चीजें फैक्टर चेंज नहीं कर रहे हैं, तो केवल अगर डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, तो डिस्टेंस के चेंज होने के वजह से, केवल डिस्टेंस के चेंज होने की वजह से फोर्स कैसे बदलेगा। तो यहां आप साफ साफ देख रहे हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के आ रहा है कि नहीं, यही तो निकल कर आया। बाकी फैक्टर अगर कांस्टेंट है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, बाकी फैक्टर अगर हम चेंज नहीं कर रहे तो केवल डिस्टेंस के चेंज होने से ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा। अब रिलेशन हमको पता चल गया कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। अब पहले फोर्स मान लेते हैं F1 था, ठीक है, तो डिस्टेंस मान लेते हैं कि क्या था, d स्क्वायर था। डिस्टेंस d ले लेते हैं तो d का स्क्वायर। अब नया फोर्स F2 है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, हाफ यानी कि d/2 का स्क्वायर, और d/2 का स्क्वायर मतलब F1 अपॉन F2, ये हो जाएगा आपका क्या, d²/4 d स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। और ये कट जाएगा, तो जो F2 आएगा वो क्या होगा, 4F1। मतलब कि जो दोबारा जो फोर्स निकला जब हमने डिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो जो फोर्स है वो पिछले फोर्स का 4 गुना है कि नहीं। तो आप जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस को हाफ करोगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हाफ का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, तो जो नया फोर्स आएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि द न्यू फोर्स विल बी 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाएगा पिछले फोर्स के, क्योंकि हमने डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। और यही हमारा आंसर है कि नहीं, है कि नहीं। ये देखो, देख लो आंसर, देखो, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर हम डिस्टेंस को आधा करेंगे तो ये हो जाएगा d/2 का स्क्वायर, और d/2 का स्क्वायर मतलब d²/4, और ये 4 कहां जाएगा, ऊपर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो नया फोर्स है वो पिछले फोर्स का 4 टाइम्स हो जाएगा।
यही हमारा आंसर है कि नहीं? इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। आपको फॉर्मूला पता है तो आप आंसर दे सकते हो। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर बोल देता कि डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया 1/3, तो नया फोर्स क्या हो जाता? फोर्स चेंज होकर बदल कर क्या हो जाता? तो डिस्टेंस को आप 1/3 करोगे मतलब d/3, तो फिर इसका स्क्वायर, तो ये हो जाता क्या? इसका स्क्वायर होता तो ये हो जाता d²/9। तो ये 9 कहाँ ऊपर जाता है ना, क्योंकि ये d तो नीचे है ना, तो ये 9 ऊपर जाएगा तो 9 टाइम्स हो जाता। समझ में आया? बस इस तरीके से आंसर देना है। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन पे चला जाए। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। ग्रेविटेशनल फोर्स मास के प्रोपोर्शन में लगता है। Why then a heavy object does not fall faster than a light object? तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि जो भारी वस्तु है, भारी ऑब्जेक्ट है, वो हल्के वस्तु के तुलना में जल्दी नीचे गिरे, तेज रफ्तार से नीचे गिरे? बराबर रफ्तार से क्यों गिरता है? अगर दोनों का मास अलग अलग है, एक भारी है एक हल्का है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि भारी वाला जल्दी गिर जाए, हल्का वाला थोड़ा देर में गिरे? भाई दिमाग में क्वेश्चन उठेगा ना। तो अब आइए उसका मैं आंसर देता हूं। ठीक है, आंसर ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स मान लेते हैं Fg, तो ये mg के बराबर ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं, है कि नहीं? अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये आपका इसका जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। देखो, ठीक है भाई, आप बताओ, फोर्स किसी वस्तु पे लगेगा, ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगेगा, तो उस ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन ही तो डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहले गिर रहा है, कौन सा लेट गिरेगा, है कि नहीं? तो फोर्स डिपेंड करता है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और यहां कौन सा फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे? अगर ऑब्जेक्ट अर्थ पे है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट पे, चाहे वो हल्का ऑब्जेक्ट हो चाहे भारी ऑब्जेक्ट हो, उन दोनों ऑब्जेक्ट पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो उस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी। और स्मॉल जी का फॉर्मूला ये है। तो आप ये बताओ, इस फॉर्मूले में कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ अर्थ, और आर क्या है? आर है रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। तो अगर हम हल्का ऑब्जेक्ट ले लें या भारी ऑब्जेक्ट ले लें और उसको हम हवा में छोड़ दें, तो क्या धरती का, अर्थ का मास चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। अर्थ का रेडियस चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं। कैपिटल जी तो वैसे ही कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है। तो ना जी बदलेगा, ना कैपिटल एम बदलेगा, ना रेडियस ऑफ अर्थ बदलेगा। तो क्या जी बदलेगा स्मॉल जी? ये भी नहीं बदलेगा, क्योंकि बाकी फैक्टर्स नहीं चेंज हुए, तो फिर ये क्यों बदलेगा? तो जी रहेगा कांस्टेंट, चाहे वो भारी ऑब्जेक्ट हो चाहे हल्का ऑब्जेक्ट हो। और अगर हल्का और भारी दोनों ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब कि दोनों सेम रफ्तार से नीचे गिरेंगे। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? समय के साथ वेलोसिटी में बदलाव। तो अगर एक्सेलरेशन दोनों हल्के और लाइटर ऑब्जेक्ट का, मतलब लाइटर और हेवियर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम है, मतलब दोनों का सेम टाइम में सेम वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो दोनों साथ साथ गिरेंगे। समझ में आया? यही तो लिखा है, यही तो लिखा है आंसर में कि इन फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट, फ्री फॉल मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के तरफ गिर रही है जिसपे कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ एक फोर्स लगे, वो है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, और केवल इस फोर्स के कारण अगर कोई ऑब्जेक्ट धरती की तरफ गिर रहा है तो वो कंडीशन हो गई फ्री फॉल की। और जब फ्री फॉल हो, चाहे वो हैवी ऑब्जेक्ट का हो चाहे लाइट ऑब्जेक्ट का हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम रहती है। क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूले के अनुसार
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तभी चेंज होगी जब अर्थ का मास चेंज हो जाए या अर्थ का रेडियस चेंज हो जाए, और वो तो चेंज हो नहीं रहा। चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का मास, और उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड ही नहीं करती। तो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए, लाइट और हैवी ऑब्जेक्ट के लिए, दोनों के लिए जी की वैल्यू सेम है। और जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है तो दोनों सेम रफ्तार से क्या होंगे? दोनों में समय में वेलोसिटी, समय के साथ वेलोसिटी में होने वाला जो चेंज है वो सेम है। दोनों की वेलोसिटी सेम रफ्तार से बढ़ रही है जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं। तो चाहे हैवी ऑब्जेक्ट हो चाहे लाइटर ऑब्जेक्ट हो, दोनों जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं दोनों की रफ्तार एक जैसी है। क्यों? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन एक जैसा है, इसलिए दोनों एक साथ गिरेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर। ऐसा नहीं होगा कि हैवी ऑब्जेक्ट पहले गिरेगा और लाइटर ऑब्जेक्ट बाद में गिरेगा, नहीं, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या पूछा है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। मतलब कुल मिलाकर ऐसा दिया है बच्चों, बहुत सिंपल है कि एक हम अर्थ मान लेते हैं और अर्थ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट का मास 1 kg, अर्थ का मास आपको दिया ही है। अब आप ये बताओ, इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है ये अर्थ के रेडियस के बराबर होगा? जी हाँ, बराबर होगा। तो दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है अर्थ और एक ऑब्जेक्ट है ये जो कि सरफेस पर रखा हुआ है। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, कितना लगता है? उसका फॉर्मूला हमको पता है, जी m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। अब यहाँ कैपिटल M एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा अर्थ, तो एक अर्थ का मास और दूसरा मास किसका? इस ऑब्जेक्ट का, और जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा किसके? r के बराबर। तो जो फॉर्मूला चेंज हो गया, g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन अर्थ के रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अब हमको सारी वैल्यू पुट कर दो। g की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। मास ऑफ अर्थ कितना दिया है? 6 इंटू 10 की पावर 24। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है? 1 kg अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस कितना होता है? 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा कितना? बताइए, 9.77 न्यूटन। ठीक है, सॉल्व करो, देखो आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा? 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 24, और ये स्क्वायर था तो नीचे 6.4 इंटू 6.4 और 10 की पावर 6 का स्क्वायर मतलब 6 दूनी 12, और ये ऊपर जाएगा पावर तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब 12 और 11 ये दोनों माइनस में है तो 2 1 3, इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा पावर माइनस 23 इंटू 10 की पावर 24। ठीक है, और बाकी बच गया क्या? 6.67 इंटू 6 अपॉन 6.4 इंटू 6.4, और इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका 9.77 न्यूटन। बस फॉर्मूले में रखना था, है ना? आपको जी पता है, आपको अर्थ का मास पता है, आपको ऑब्जेक्ट का मास पता है, और अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी है वो रेडियस के बराबर होगी। तो d इक्वल टू आर, तो हमने डी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर कर दिया। हमने क्या किया? हमने डी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर कर दिया। अब सबकी वैल्यू पुट कर दी, क्वेश्चन में सबकी वैल्यू दिया है और आपका आंसर आ गया। आंसर कितना आएगा? 9.77 न्यूटन आएगा। मतलब इस 1 kg के ऑब्जेक्ट पर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अर्थ के वजह से। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया सॉल्व। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, मून अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो बराबर होता है। मतलब कहने का ये है कि दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ए और बी,
और दोनों के बीच की जो दूरी है वो ले लेते हैं d, और दोनों का मास ले लेते हैं, एक का m1 एक का m2। तो दोनों जो एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे ना, वो दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बराबर होगी। मतलब जितने फोर्स से बी ए को अट्रैक्ट कर रहा होगा उतने ही फोर्स से ए बी को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो बी ने ए को अपनी तरफ खींचा F1 फोर्स से, ए ने बी को F2 फोर्स से खींचा, तो ये दोनों फोर्स बराबर होंगे और यही फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब एक ऑब्जेक्ट को आप अर्थ ले लो, दूसरे ऑब्जेक्ट को मून ले लो, तो अर्थ जितने ग्रेविटेशनल फोर्स से मून को अट्रैक्ट कर रहा है, मून भी उतने ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब कि डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विथ ए फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विच विथ द मून अट्रैक्ट द अर्थ। यानी कि जिस फोर्स से अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या उतने ही फोर्स से मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, कि उससे कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, कि उससे ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? तो आंसर क्या है? आंसर है सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। किससे? सेम फोर्स से। क्योंकि अगर हम एक ऑब्जेक्ट अर्थ ले लें, दूसरा ऑब्जेक्ट मून ले ले, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? G इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून अपॉन अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा फोर्स। वही फोर्स मून अर्थ पे लगाएगा और उतना ही फोर्स अर्थ मून पे लगाएगा, तो दोनों फोर्स बराबर होगा। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होता है। ये नहीं कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींच रहे हैं तो एक ज्यादा ताकत से खींचेगा और दूसरा कम ताकत से खींचेगा, ना। ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा सेम लगता है। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो आंसर क्या है? आंसर है कि दोनों फोर्स इक्वल होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा है बच्चों, जरा ध्यान से देखो। इफ द मून अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, मतलब इफ मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, अगर चांद धरती को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून? सोचने वाली बात है कि मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तुम इधर आओ, अर्थ तुम इधर आओ, ऐसा कौन बोल रहा है? मून। तो मून क्यों नहीं चला जा रहा, अर्थ क्यों नहीं चला जा रहा मून के पास? अरे सोचो, मान लो कोई छोटा बच्चा है जो मुझे खींचना चाह रहा है, मुझ पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिल रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो फोर्स बहुत कम है, मेरा मास बहुत अधिक है कि नहीं? तो यही तो लॉजिक है कि जो मून है वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन अर्थ का क्या है? मास बहुत अधिक है। तो F = ma होता है। जी हाँ, होता है। अब फोर्स की वैल्यू, अगर हमने अभी पढ़ा कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स सेम लगता है, तो चाहे अर्थ मून को अट्रैक्ट करे चाहे मून अर्थ को अट्रैक्ट करे, दोनों फोर्स इक्वल है। तो अगर फोर्स इक्वल है, फोर्स नहीं बदल रहा, तो इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो कांस्टेंट बराबर m इंटू ए, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद एक कांस्टेंट आना चाहिए। इसका मतलब अगर एक बढ़ा दें तो दूसरा घटेगा, है कि नहीं? घटना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन और मास के बीच में कैसा रिलेशन हो गया? इनवर्स रिलेशन, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। अब अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो एक्सेलरेशन बहुत कम। तो जब एक्सेलरेशन बहुत कम है, एक्सेलरेशन बहुत कम का मतलब कि ना के बराबर। तो जब एक्सेलरेशन बहुत कम है, ना के बराबर है, मतलब समय के साथ वेलोसिटी बदल ही नहीं रही, ठीक है, अर्थ मूव ही नहीं कर रहा, तो कैसे अट्रैक्ट हो जाएगा मून की तरफ? तो आंसर क्या है? आंसर ये है कि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, जिसके कारण अर्थ में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत कम, और इसीलिए अर्थ मून की तरफ एक्सेलरेट नहीं हो रहा, मूव नहीं कर रहा। फोर्स लगने से क्या होता है?
ठीक है, फोर्स जब इतना लगे कि वो ऑब्जेक्ट को मूव करा दे तो ना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब मैं हाथी को खींचना चाहूं, हाथी का मास बहुत ज्यादा है, तो हाथी में मास अधिक होने के कारण उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन मतलब होता है समय के साथ वेलोसिटी का बदलना। तो अगर मास बहुत होगा तो समय के साथ हाथी मूव करेगी नहीं, तो वेलोसिटी जीरो, तो मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हाथी का मास बहुत अधिक था। उसी तरह सेम लॉजिक यहां अप्लाई करो कि मून अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को, आ जाओ इधर आ जाओ, लेकिन अर्थ का मास इतना अधिक है कि अर्थ की वेलोसिटी बदल ही नहीं रही, अर्थ मूव ही नहीं कर रहा, और मूव नहीं कर रहा तो मास अधिक होने के कारण वेलोसिटी बहुत कम, जीरो के बराबर, तो एक्सेलरेशन भी जीरो के बराबर। और इसलिए जब वेलोसिटी नहीं बदल रही, एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा, तो अर्थ जहां है वहीं रहेगा। फोर्स तो लगा रहा है मून, आ जाओ, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो रहा क्योंकि मास बहुत अधिक है। तो ये रिलेशन लॉजिक यहां लगेगा, ये है आंसर। तो वही लिखा है कि सिंस द मास ऑफ अर्थ इज मोर देन द मून, it accelerate at a rate lesser than the acceleration rate of the moon towards the earth. Therefore, for this reason, the earth does not move towards the moon. इसीलिए अर्थ मून की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि अर्थ का मास बहुत अधिक है मून के कंपैरिजन में। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। What happens to the force between two objects? दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा अगर, पहला क्वेश्चन, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को दोबारा याद करते हैं, F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट का मास क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो डबल मतलब यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 को थोड़ा अलग कर दिया, तो 2gm1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। और ये किसके बराबर था, F के, तो मैं इसके जगह F लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 2F। मतलब पिछला ग्रेविटेशनल फोर्स जितना था उसका अब डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने मास को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि जो मास डबल होने की वजह से फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। अब हम मास नहीं चेंज कर रहे, अब हम डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं। तो अगर डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब फोर्स और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है, क्योंकि बाकी चीजें तो कांस्टेंट हो गई। अब अगर डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया, यानी हमने क्या कर दिया, हमने 2d कर दिया, तो फिर d का स्क्वायर था तो अब 2d का स्क्वायर, तो 2d का स्क्वायर मतलब 1/4d स्क्वायर। मतलब जो भी पहले फोर्स था अब वो 1/4 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्स, डिस्टेंस को डबल करने पे फोर्स 1/4 हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस को ट्रिपल करेंगे तो यही चीज हो जाएगी 3d, तो 3d का स्क्वायर मतलब 1/9d स्क्वायर। तो इसका मतलब ट्रिपल करने पर ये जो फोर्स है वो 1/9 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस को डबल करोगे, दुगना करोगे, तो फोर्स 1/4 हो जाएगा, और डिस्टेंस को अगर ट्रिपल करोगे तो फोर्स की वैल्यू 1/9 हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड का क्या है, मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। मतलब इसका भी मास हमने डबल कर दिया, इसका भी मास डबल कर दिया, तो ये 2 और 2 इंटू करेंगे 4 हो जाएगा। तो मतलब जो नया फोर्स है वो पहले के कंपैरिजन में 4 टाइम्स हो जाएगा। अब देख लेते हैं आंसर। देखो पहले का क्या था, फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट विद डबल। देखो पहले का आंसर निकाल लिया ना, मास डबल करेंगे तो फोर्स डबल हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल, तो फोर्स क्या हो जाएगा 1/4, और ट्रिपल कर देंगे तो 1/9। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही। तो मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल, दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। बताया था, ये देखो 4 टाइम्स लिखा है कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन सिर्फ एक फॉर्मूले पर आप दे सकते हो अगर आपको फॉर्मूला पता हो, और वो फॉर्मूला है क्या, वो फॉर्मूला है F इक्वल टू जी m इंटू m अपॉन डी स्क्वायर।
मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, एक ऑब्जेक्ट का मास आपने कैपिटल एम ले लिया, दूसरे का स्मॉल एम ले लो, m1 m2 ले लो, तो इसमें बस आपको ये देखना है कि क्या चीजें बदल रही हैं। मास बदलोगे तो सीधा सीधा असर पड़ेगा फोर्स पर। मास को दुगना किया, फोर्स भी दुगना हो गया। दोनों ऑब्जेक्ट का मास दुगना किया तो दुगना और दुगना 4 गुना, तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस को डबल करोगे यार, डिस्टेंस को चेंज करोगे तो ये देख लो कि डिस्टेंस और फोर्स के बीच में इनवर्स रिलेशन है। डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा, है ना। डिस्टेंस को डबल करोगे तो डबल का स्क्वायर है ना, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे चला जाए, चलो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अरे इसका इंपॉर्टेंस ये है ना कि इसी लॉ से तो हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि किस तरीके से जो प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। भाई प्लैनेट्स क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं सन के चारों तरफ, क्योंकि सन और प्लैनेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ये पहला एक्सप्लेनेशन हम इस लॉ से दे सकते हैं। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, वो भी किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो क्या मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर पाता, नहीं कर पाता। तो इस लॉ से हम मून का रिवॉल्वेशन, जो रिवॉल्व हो रहा है, वो भी हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, है कि नहीं। फिर जो ज्वार भाटा टाइड्स आती हैं समुद्र में, जो लहरें कभी ऊपर उठती हैं कभी नीचे उठती हैं, तो ये भी किसके कारण, मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ पे। ठीक है, तो जब मून नजदीक आ जाता है तो फोर्स ज्यादा लगने की वजह से समुद्र की लहरें हाई टाइड बनती हैं, ऊपर उठती हैं लहरें। और जब मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है तो लहरें नीचे हो जाती हैं, लो टाइड। तो इस तरीके से हाई टाइड लो टाइड होता है कि नहीं। यही तो यहाँ एक्सप्लेन किया है। ये सारे चीजें हम कब एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब हमको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता हो, है ना बच्चों। और फिर ये भी ऑब्जेक्ट, ये इसको भी एक्सप्लेन कर रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है, या मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है तो वो क्यों गिर रहा है, वो भी हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मदद से ही तो एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो वही लिखा है, दिस लॉ एक्सप्लेन व्हाई एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। अर्थ की तरफ हर ऑब्जेक्ट क्यों गिरता है, इसका भी आंसर इस लॉ में छुपा है ना। तो ये इंपॉर्टेंस है कि ये लॉ नहीं होता तो इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। लेकिन अब हमको ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नियम है वो लॉ पता है, तो हम इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं उस लॉ की मदद से। यही इस लॉ का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, समझ में आया। चल क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए फ्री फॉल मतलब, जैसे मैंने एक बॉल लिया, बॉल को ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। अब आप ये बताओ बॉल पे कौन सा फोर्स लग रहा है, केवल एक फोर्स लग रहा है, धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स, जो बॉल को नीचे की तरफ खींच रहा है, जिसके वजह से बॉल नीचे गिर रहा है धरती की तरफ। कोई और फोर्स लग रहा है नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट पर केवल एक फोर्स लगे, वो भी कौन सा, ऑब्जेक्ट पर केवल एक फोर्स लगे, वो भी वो फोर्स कौन सा हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो। मतलब एक बॉल है, बॉल केवल नीचे आ रहा है, ठीक है, और इस पे जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एफ जी मतलब, जी मतलब ये बता रहा है कि जो फोर्स है वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। कोई और फोर्स लग रहा है क्या इस पे, नहीं। तो जब केवल अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगे तो उसके कारण अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, अर्थ की तरफ गिर रहा है, तो इस कंडीशन को कहते हैं फ्री फॉल। अगर मैं ऑब्जेक्ट को पकड़कर नीचे ले आऊं तो ये फ्री फॉल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, मैं अपना फोर्स लगा रहा हूं, है ना। मैं पकड़कर बॉल को नीचे ला रहा हूं तो मैंने फोर्स लगाया। लेकिन अगर वही बॉल को छोड़ दूं तो बॉल अपने आप नीचे गिरेगी। तो यहां सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, वो भी अर्थ का। तो जो अर्थ का फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट पर, तो फोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट में क्या भी प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना, F = ma होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है
तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और जब फ्री फॉल होता है तो केवल एक ही फोर्स लगता है, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे ए ना कहकर जी कहते हैं। तो जी क्या है? जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। जो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हुआ उसे ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जिसे हम स्मॉल जी से दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्री फॉल के केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी? जी के बराबर। और जी की वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कंडीशन में होगा तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो जी के बराबर होगा, स्मॉल जी के बराबर। यानी कि उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट, पेन, बॉल, मैं गिर जाऊं बिल्डिंग से मैं कूद गया, ठीक है, मैं हवा में हूं, गिर रहा हूं नीचे, मैं चिल्ला रहा हूं बचाओ बचाओ, तो मेरे एक्सेलरेशन कितना है? मेरा शरीर का एक्सेलरेशन जी के बराबर। मैंने क्या किया? मैंने किसी बैट को फेंक दिया बिल्डिंग से नीचे, तो वो बैट जब नीचे गिर रहा है हवा में तो उसमें भी कितना एक्सेलरेशन? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किसी भी फ्री फॉल कंडीशन में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या पूछा है? व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट? अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं? मान लो ये अर्थ है और अर्थ पे आप खड़े हो, तो अर्थ आप पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी? हाँ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। एक ऑब्जेक्ट हो गया अर्थ और दूसरा ऑब्जेक्ट आप, है ना? तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या कहते हैं? यही फोर्स mg के बराबर होता है, और mg यानी वेट। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कहते हैं? जो किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है अर्थ के द्वारा। तो अर्थ अगर किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है तो उस फोर्स को हमने एक नाम दिया है जिसका नाम है वेट, है ना? और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? वेट की वैल्यू बराबर होगी mg के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वेट। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट्स वेट। मतलब ऑब्जेक्ट पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के कारण लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स को हम एक नाम और दे सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट का वेट, मतलब उसे वेट कहते हैं। तो वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg के बराबर। क्यों? ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा तो ऑब्जेक्ट नीचे आएगी, और वो नीचे आ रही है तो उसमें कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है? जी। तो mg के बराबर फोर्स लगा और इसी फोर्स को हम वेट कहते हैं। तो वेट की वैल्यू भी क्या हो गई? mg, जहां m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है कि नहीं? तो इस तरीके से आप वेट निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अमित बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल। किसके पोल? अर्थ के पोल पर। एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड। फ्रेंड ने बोला अमित को कि तुम कुछ ग्राम सोना खरीद लो। ठीक है, खरीद लिया। अब उस सोने को ये हैंड ओवर कर देता है। जब ये किससे मिलता है? ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर। और जब अपने दोस्त से मिलता है तो वही जो इसने सोना पोल पे खरीदा, और अब जब इक्वेटर पे गया तो इक्वेटर पे कौन मिला? इसका दोस्त। दोस्त को इसने इक्वेटर पे क्या दे दिया? गोल्ड। तो दोस्त को इक्वेटर पे गोल्ड का जो वेट है, क्या वही मिलेगा कि कुछ अलग मिलेगा? बताइए। अब हमने वेट का कंसेप्ट अभी पढ़ा है। वेट का फॉर्मूला होता है mg। तो मास तो नहीं बदल रहा, लेकिन जी बदलेगा। क्यों बदलेगा? देखो मैं बता रहा हूं। अर्थ ना कुछ ऐसा होता है, ये है इक्वेटर और ये है पोल, है ना? तो अर्थ ना थोड़ी फैली हुई है,
ऐसे अर्थ, कहने का मतलब ये है ऐसे अर्थ, ठीक है। तो ये जो रेडियस है यहां से यहां तक मान लेते हैं R1, और ये जो सेंटर से पोल का जो रेडियस है R2, तो ये दोनों रेडियस बराबर है? नहीं, ये धरती थोड़ी ना फैली है, चिपटी है, ऊपर से चिपटी है पोल की तरफ से, तो चिपटी होने के कारण ये दूरी कम हो गई और फैलने के कारण ये दूरी ज्यादा हो गई, तो R1 रेडियस ज्यादा है R2 से, ठीक है। और रेडियस अलग अलग होने के कारण देखो, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो देखो G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर आया, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली बोलने का मतलब अर्थ का रेडियस बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। तो इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होगी? कम। और पोल पे रेडियस क्या है? कम है, तो जी की वैल्यू ज्यादा होगी। और जी की वैल्यू ज्यादा होने के कारण वेट इक्वल टू mg होता है। तो अगर जी ज्यादा है तो वेट भी ज्यादा होगा। तो पोल पे सोने का वेट वही होगा, मतलब ज्यादा होगा, लेकिन इक्वेटर पे क्योंकि जी कम है तो W इक्वल टू mg, सोने का वेट निकालेंगे, गोल्ड का वेट निकालेंगे, तो इक्वेटर पे जी कम होने के कारण सोने का वेट भी कम आएगा। तो इसका मतलब जितना वेट पोल पे मिला था किसको? अमित को। अमित जब उसी सोने को अपने दोस्त को हैंड ओवर करेगा इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे जो उसका दोस्त है वो ये बोलेगा कि अरे सोना वेट में कम है। क्यों कम हो गया? क्योंकि इक्वेटर पे जी कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि इक्वेटर पे जो रेडियस है अर्थ का ये बढ़ गया, बढ़ने की वजह से जी की वैल्यू कम हो गई, और जी कम हो गया तो वेट भी कम हो गया, क्योंकि वेट बराबर mg होता है, तो जी कम होगा तो वेट भी कम होगा। तो इसका आंसर समझ में आया आपको? क्या आया समझ में? बताइए। तो ये समझ में आया कि वो दोस्त जो है वो एग्री नहीं करेगा, नहीं उतना वेट नहीं है। दोस्त जो इक्वेटर पे खड़ा है वो ये बोलेगा मुझे वेट कम लग रहा है, और अमित ने जो पोल पे खरीदा था तो वेट ज्यादा लगा। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका आंसर है। देयरफॉर द फ्रेंड विल नॉट एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड बॉट। फ्रेंड को एग्री नहीं करेगा, वो ये बोलेगा कि नहीं वेट कम है। समझ में आया? तो ये अर्थ के शेप के वजह से ऐसा है कि अर्थ के शेप के वजह से रेडियस पोल और इक्वेटर पे अलग अलग, रेडियस बदला तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदला, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदला रेडियस बदला तो एक्सेलरेशन, अरे एक मिनट क्यों चेंज हो जा रहा है? ठीक है, ध्यान से देखो। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू रेडियस बदलने की वजह से जी की वैल्यू बदली, और जी बदला तो वेट बदला। सिंपल सा आंसर है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब यहां देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है? Why will a sheet of paper fall slower than one that is crumbled into a ball? मतलब एक कागज ले लो, उसको नीचे गिराओ, और उसी कागज को ऐसे मोड़ दो, बॉल बना दो। ठीक है, बॉल बनाकर तब गिराओ, तो आपको क्या लगेगा कौन जल्दी से गिर जाएगा? तो बॉल जल्दी से गिरेगा, लेकिन जो कागज है वो धीरे 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 गिरेगा। क्यों? क्योंकि कागज फैला हुआ है, और फैले होने के कारण इसके नीचे की जो हवा है ना, वो इसको ऊपर की तरफ बायंड फोर्स लगाएगी। तो वेट नीचे लग रहा है, लेकिन बायंड फोर्स ऊपर लग रहा है। तो ये बायंड फोर्स इस वेट के असर को कम कर देगी। वेट कह रहा है नीचे नीचे आओ, नीचे आओ, लेकिन बायंड फोर्स कह रहा है नहीं ऊपर ले जाओ। तो जीतेगा तो वेट, लेकिन वेट का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कागज है ये धीरे धीरे नीचे आएगा, जबकि उसी कागज को लपेट कर हम उसको बॉल बना दें तो इसका एरिया कम हो गया। एरिया कम होने की वजह से जो बायंड फोर्स है वो भी कम हो गया, तो वेट ज्यादा है। मान लेते हैं यहां दोनों में वेट 50 न्यूटन मान लेते हैं।
लेकिन यहाँ बायन फोर्स 40 न्यूटन है, तो फिर ये जो कागज जो फैला हुआ है वो नीचे 10 न्यूटन की मतलब फोर्स से आ रहा है। और अगर कागज को ऐसे मोड़ के बॉल बना दिया तो जो एरिया कम होने की वजह से ऊपर जो बायन फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है, 15 न्यूटन ही लग रहा है। तो नेट निकालें तो नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना आएगा, 35 न्यूटन का। तो आप ये देखो फैला हुआ कागज कम फोर्स से नीचे आ रहा है, और क्रम्बल्ड वाला बॉल बना दिया हमने कागज का वो ज्यादा फोर्स से नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये पहले नीचे आ जाएगा और ये धीरे धीरे आएगा। समझ में आया? तो बात ये, कुल मिला के बात ये है कि फैले हुए कागज के वजह से उस पर बायंसी ज्यादा लगेगी। एक ग्रेटर सरफेस एरिया, कागज फैला है, एरिया ज्यादा, उसके वजह से एयर का रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा, तो एयर ऊपर की तरफ ज्यादा बायन फोर्स लगाएगी एज कंपेयर टू पेपर विच इज क्रम्बल्ड इनटू ए बॉल। बॉल में क्रम्बल कर दिया तो सरफेस एरिया कम हो गया, कम सरफेस एरिया कम बायंसी, और कम बायंसी तो वो धीरे नीचे वेट ज्यादा लगेगा तो नीचे जल्दी आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो मून पे जो है वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 है। ठीक है, इतना आपको पता है और लिखा भी है। अब ये पूछा है व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ ए 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। तो एक 10 kg जो मास का ऑब्जेक्ट है उसका वेट क्या होगा मून पे और अर्थ पे। तो पहले अर्थ पे निकाल ले, और अर्थ पे जो वेट आएगा उसका 1/6 कर दें तो वो मून का वेट, मून पे वेट हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का, है कि नहीं। तो वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट का फॉर्मूला होता है mg। मास हमको पता है 10 किलोग्राम, और अर्थ के केस में g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 98 न्यूटन, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स ही आता है ना। तो वेट एक प्रकार का फोर्स है जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, तो फिर ये वेट भी न्यूटन ही में तो आएगा। तो ये अर्थ पे आ गया, अर्थ पे वेट कितना आ गया 98 न्यूटन। अब इसी ऑब्जेक्ट का मुझे वेट निकालना है किस पे, मून पे। तो अर्थ पे जितना आया उसका 1/6 कर दो, 98 का 1/6, तो ये 6 1 जा, और ये आपका 98 आया ना, 98 का 1/6 कर दूं, कितना 6 1 जा 6 और 38, 6 6 जा 36, तो ये पॉइंट में आ जाएगा 16.3। देखो आ गया ना, अर्थ पे आ गया 98 न्यूटन, और 98 का 1/6 कर देंगे तो 16.3 वेट आ गया ऑब्जेक्ट का, कहाँ, मून पर। क्लियर है? और दोनों याद रखना, दोनों न्यूटन में होगा। वेट की यूनिट न्यूटन होती है, क्योंकि वेट भी एक टाइप का फोर्स है, तो न्यूटन ही होगा यूनिट। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन निकाल सकते हो। अगर मान लो आपको मून पे वेट दिया होता और अर्थ पे पूछता तो क्या करते? तो मून पे जितना दिया है उसमें इंटू 6 कर देते तो अर्थ का निकल आता, और अर्थ का दिया है मून का पूछा है तो 1/6 कर दो। तो कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। तो अधिकतम कितनी ऊपर गया ये निकालना है, और द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ऊपर जाने के बाद नीचे आने में टोटल कितना टाइम लगा, नीचे से जब हमने फेंका ऊपर तो ऊपर गया फिर नीचे आया, तो टोटल कितना समय लगा। तो पहले हमको क्या दिया है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। नीचे से हम एक बॉल थ्रो कर रहे हैं ऊपर, तो ऊपर जब ये पहुंचेगा तो कुछ समय के लिए रुक जाएगा, ऐसे कुछ एक बहुत ही मिली सेकंड के लिए रुकेगा। तो यहाँ इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है कितना, 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हम क्या करें, v = u + 80 लगा दें। अब जब हम ऊपर फेंक रहे हैं, वेट नीचे लग रहा है, तो जो एक्सेलरेशन लेंगे उसकी वैल्यू माइनस लेंगे। ठीक है,
तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, v है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकेंड, माइनस g की वैल्यू 9.8 इंटू टाइम। ठीक है, ये आ गया -49 माइनस 9.8 इंटू टी, माइनस माइनस कट गया और ये आ गया आपका 49 अपॉन 9.8 इक्वल टू टी। तो ये 0 लगाया तो डेसिमल हट गया, ये 49 10 49 2, ये आ गया 5। तो टाइम आ गया आपका 5 सेकेंड। यानी एक तरफ जाने में समय कितना लग रहा है 5 सेकेंड, तो आने में भी कितना लगेगा 5 सेकेंड। तो टोटल टाइम तो हमारा आ गया कितना, टोटल समय 10 सेकेंड आ गया। सेकेंड वाला आंसर आ गया, जाने में 5 सेकेंड, आने में 5 सेकेंड, टोटल 10 सेकेंड। अब हमको ये निकालना है मैक्सिमम हाइट। तो हाइट का फॉर्मूला क्या है, h इक्वल टू यू टी माइनस लगाएंगे, क्योंकि जब ऊपर बॉल जा रही है तो g की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू माइनस लेंगे, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u कितना है, u है 49 इंटू 5 है ना, माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 5 इंटू 5, ये आ जाएगा 5 9 45, 5 4 20, 4 245 माइनस यह हो जाएगा 4.9 और 4.9 इंटू 25, 4.9 इंटू 25। ठीक है, ये करोगे तो आपका आ जाएगा कितना 25 इंटू 4.9, 5 9 45, 4 9 2 18, 18 4 22 इंटू 4 5 22, 4 2 8 9 10, ये आ गया इतना 245 माइनस 122.5। तो जब इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 122.5 आ जाएगा, है कि नहीं। तो देखो आ गया हमारा आंसर, इसको दोनों को माइनस करो, 245 माइनस 122.5, ये 0, 10 में से 5 गया 5, ये कितना हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 में 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो आ गया 122.5। यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमारा आंसर है। देखो, और 10 सेकंड लगा, 5 सेकंड जाने में 5 सेकंड आने में, है कि नहीं। बहुत सिंपल है। तो दो फॉर्मूले लगाए, पहला फॉर्मूला लगाया ये v इक्वल टू माइनस जी टी, जी की वैल्यू माइनस क्यों लेंगे, ध्यान रखना कुछ लोग इसको प्लस ले लेंगे और यही गलती हो जाएगी। जब आप ऊपर फेंक रहे हो बॉल को तो वेट तो नीचे लगेगा ना, धरती तो नीचे खींच रही है, तो जी की वैल्यू माइनस लेंगे। और जब बॉल को आप ऊपर से छोड़ो तो बॉल अगर नीचे जा रही है तब जी की वैल्यू प्लस लेंगे। तो यहाँ तो हमने ऊपर फेंका तो जी की वैल्यू माइनस, और ऊपर जाने पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी दिया था, हमने वैल्यू रखा, टी की वैल्यू आ गई 5 सेकेंड, और फिर हमने h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ हमको सब कुछ पता था तो हाइट निकाल लिया, तो हाइट आ गया 122.5 मीटर। और टाइम रिटर्न करने में, देखो रिटर्न टू द सरफेस, तो 5 सेकंड गया, 5 सेकंड आने में, तो टोटल 10 सेकंड। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14, ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। टावर के टॉप से हम स्टोन रिलीज कर रहे हैं। अब एक बात समझ में आ गई, जब ऊपर से गिरा देंगे तो जी की वैल्यू प्लस लेंगे, प्लस 9.8। ठीक है, अब हाइट हमको दिया है, कितने हाइट से गिरा रहे हैं, ये हाइट हमको दे रखी है कितनी 19.6 मीटर। तो कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो जब बॉल जमीन को टच करने वाला है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है ये निकालना है। तो पहले हम टाइम निकाल ले कि कितने टाइम लगा इसको नीचे आने में। टाइम कैसे लगेगा पता, फॉर्मूला हमको हाइट दिया है, तो लगा दो हाइट का फॉर्मूला, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ हमने प्लस लिया है क्योंकि हम नीचे गिरा रहे, ऊपर फेंकते तो जी की वैल्यू माइनस होता तो यहाँ माइनस लगाते।
अब इनिशियल वेलोसिटी, तो जब ड्रॉप कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो u जीरो, तो जीरो इंटू टी, ये जीरो पूरा, तो बचा क्या सिर्फ h इक्वल टू हाफ g कितना है 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। अब h हमको दिया था कितना 19.6, ये हो गया 4.9, तो 19.6 इक्वल टू 4.9 टी का स्क्वायर। ये काट दो, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56, फिर 7 4 जा 28, तो 4 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड। टाइम आ गया, नीचे आने में कितना समय लगा 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी पता चल जाएगी v इक्वल टू यू प्लस जी टी। u जीरो है, g है 9.8, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, तो आएगा आंसर कितना 2 8 जा 16, 1 2 9 जा 18, 120, 20.6 नहीं 2 8 जा 16, 1 2 9 जा 18, 119, 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो जब वेलोसिटी, जब बॉल या स्टोन ग्राउंड को टच करने वाला है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो पहले टाइम निकाला, टाइम को इस वैल्यू पे पुट कर दिया, मेरा फाइनल वेलोसिटी आ गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। देखो है ना आंसर, है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। स्टोन को हमने ऊपर फेंका कितनी रफ्तार से 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। अब g की वैल्यू हमको कितना बोला है 10 लेने को बोला है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो देखो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट दूरी, तो सबसे छोटी दूरी जो होती है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो सबसे छोटी दूरी तभी होगी जब हम बिल्कुल स्ट्रेट चलें, है ना। अगर पॉइंट ए से मैं बी जा रहा हूं इस रास्ते से, तो ये रास्ता लंबा है ना, और सबसे छोटा रास्ता तो एकदम सीधे जाऊं, और यही जो सबसे छोटा रास्ता है यही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो हमको कई चीजें निकालनी है, हमको डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, हमको टोटल डिस्टेंस कवर्ड भी निकालना है, और हमको मैक्सिमम हाइट भी निकालना है। ठीक है, अब चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाना जरूरी है, डायग्राम से आंसर आसान हो जाता है। चलो अब देखो यहाँ क्या लिखा है, ए बॉल स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो हम एक स्टोन को ऊपर फेंक रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 40 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये ऊपर जाएगा तो एक हाइट पर पहुंचने पर इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा। रुक गया थोड़ी सेकंड के लिए, फिर नीचे गिरा, तो फाइनल वेलोसिटी 0। नीचे जब फेंका था तो उस समय वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। तो पहले टाइम निकाल लें, तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी के माइनस जी टी, माइनस क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर फेंक रहे हैं तो g की वैल्यू माइनस लगेंगे, तो u माइनस जी टी। फाइनल वेलोसिटी v 0, इनिशियल वेलोसिटी u 40 मीटर पर सेकेंड, माइनस g क्या ले लेंगे 10 बोला है क्वेश्चन में, 9.8 नहीं 10 ले लो, तो 10 ले लिया और t निकालना है। तो यहाँ से माइनस 40 इक्वल टू माइनस 10t, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी 4 सेकेंड। तो इसका मतलब स्टोन को ऊपर पहुंचने में कितना समय लगा 4 सेकेंड लगा। अब हाइट निकाल लेंगे, तो हाइट क्या ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस क्यों क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं, ये बार बार मैंने बताया, ऊपर फेंको तो g की वैल्यू माइनस, और ऊपर से छोड़ दोगे जब वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो g की वैल्यू प्लस। तो u कितना है 40 इंटू टी कितना 4 सेकेंड, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 160, माइनस ये हो जाएगा कितना 5 4 जा 20, 20 इंटू 4 80, तो ये हो जाएगा 80 मीटर। तो हाइट हमारा आ गया 80 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हुई 80 मीटर। ठीक है, अब व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट
स्टोन ऊपर जाने के बाद रुक जा रहा है क्या? हवा में रुक जाएगा? नहीं, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आएगा और नीचे आकर फिर यहीं गिर जाएगा। तो जहां से चला वहीं आ गया। तो मैं ए से चलूं और वापस ए पर आ जाऊं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मेरा इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही जगह पर है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, है ना। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। और टोटल डिस्टेंस पूछे तो टोटल डिस्टेंस मतलब 80 मीटर ऊपर गया, 80 मीटर नीचे आया, तो टोटल डिस्टेंस होगा 160। ये रहा मेरा आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 80 मीटर, दूसरे क्वेश्चन नेट डिस्प्लेसमेंट का आंसर है 0 और टोटल डिस्टेंस कवर्ड है 160। देख लो सही है क्या? देख लो सही है क्या? हाँ सही है, सही है। देखो ठीक है, सॉल्व कर लिया ना। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ अर्थ इतना, सन का मास इतना, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू, यानी सन और अर्थ के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है वो इतना है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करो। बहुत सिंपल है, हमको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट कौन है? सन, और मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट कौन है? अर्थ, अपॉन सन और अर्थ के बीच की दूरी, तो वो दूरी ये है ना, इसका स्क्वायर। तो इसका मतलब अब जी की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है। जी इंटू मास ऑफ सन, मास ऑफ सन दिया है 2 इंटू 10 की पावर 30 kg, इंटू मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास दिया है 6 इंटू 10 की पावर 24, अपॉन डी का स्क्वायर, तो सन और अर्थ के बीच का जो दूरी है उसका स्क्वायर, तो दूरी कितना है? 1.5 इंटू 10 की पावर 11, इसका स्क्वायर करोगे तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितना? 35.57 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन, ठीक है। आगे आंसर, बस वैल्यू पुट करना था और आंसर निकालना था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है? ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई एंड एट द सेम टाइम, उसी समय पर एक नीचे से स्टोन को भी ऊपर फेंक रहे हैं, मतलब एक ऊपर से गिरा रहे हैं, एक नीचे से फेंक रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम द ग्राउंड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, मतलब नीचे से जिस स्टोन को ऊपर फेंक रहे हैं उसको कितने रफ्तार से फेंक रहे हैं? 25 मीटर पर सेकेंड, और एक स्टोन को ऊपर से गिरा रहे हैं उसी समय पर। तो क्या होगा अगर हम नीचे से एक स्टोन को फेंकें और ऊपर से एक स्टोन को हम गिराएं, तो बीच में कहीं ये दोनों स्टोन क्या करेंगे? टकराएंगे ना। तो मान लेते हैं उस समय ये जो स्टोन है जो ऊपर से नीचे गिर रहा था, ये h1 हाइट ट्रेवल किया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये वाला जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? h2। तो यहां ये पूछा है कि कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट, ठीक है। तो कितने समय पर ये दोनों स्टोन टकराएंगे, टाइम निकालना है। तो पहले मैं ये निकाल लूं कि ये हाइट कितना होगा। तो हाइट h1 होगा ut प्लस gt स्क्वायर, प्लस क्यों लिया? क्योंकि ये स्टोन नीचे गिर रहा है ना। अब नीचे गिर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये तो पूरी 0 हो जाएगी वैल्यू, तो h1 की वैल्यू हो जाएगी सिर्फ हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। अब मैं h2 ले लेता हूं, h2 कितना होगा? h2 में h2 होगा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम ऊपर फेंक रहे हैं तो g की वैल्यू माइनस होगी, और ऊपर फेंकते समय u 0 नहीं है, u है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब अगर मैं h1 और h2 को जोड़ दूं तो टावर की हाइट आ जाएगी कितनी? 100 मीटर। भाई ये इतना चला, ये इतना चला, ये दोनों आकर यहां मिले, तो यहां से यहां तक की दूरी दे रखी है 100 मीटर। तो इतना h1 इतना h2 दोनों को मिला दें तो 100 के बराबर है। तो h1 h2 को मिलाओ,
तो देखो h1 कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर, h1 प्लस h2 इक्वल टू 100 मीटर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अरे आप खुद ही सोच लो, ये मान लो यहां से यहां तक का 100 है, इतना अगर 40 है तो बाकी 60 होगा, तभी तो 100 होगा। तो डिस्टेंस को जोड़ दोगे तभी तो 100 के बराबर आएगा। तो वही तो किया हमने। अब h1 कितना था, हाफ जी टी स्क्वायर, h2 कितना है, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू 100। तो ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ut इक्वल टू 100 हो गया। u हमको पता था कितना, इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये 25 इंटू टी इक्वल टू 100, तो टी कितना आ गया, 4 सेकेंड। यानी कि 4 सेकेंड में ये बॉल यहां पहुंच जाएगी और ये स्टोन यहां से यहां पहुंच जाएगा और ये स्टोन यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो व्हेन मतलब 4 सेकेंड पे दोनों स्टोन मिलेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे इस पोजीशन पे, ठीक है। एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट, समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं। अब ये कहा है कि कितने ऊंचाई पर ये मिलेंगे, तो ऊंचाई हम यहां से निकाल सकते हैं। टाइम आ गया तो यहां वैल्यू पुट कर दो, तो h1 हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू जी की वैल्यू पता है 10 इंटू टी का स्क्वायर 4 इंटू 4 है ना। तो ये हो जाएगा 2 5 10, ये हो जाएगा कितना 80। तो 80 मीटर पे ये दोनों टकराएंगे, मतलब ये 80 मीटर होगा, ये 20 मीटर होगा, तब तो जाकर 80 और 20 100 हुआ। तो जब ऊपर वाला स्टोन नीचे कितना आ चुका होगा 80 मीटर, तो कितना समय हो चुका है 4 सेकेंड, और उस समय जाकर ये दोनों स्टोन क्या होंगे, टकराएंगे। ऊपर वाला चला 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया 80 मीटर, और उसी 4 सेकेंड में ये नीचे वाला स्टोन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 मीटर, है ना। तो ये 4 सेकेंड बाद दोनों यहां टकराते हैं, और ऊपर से देखा जाए तो 80 मीटर के डिस्टेंस पे दोनों टकराएंगे और 4 सेकेंड बाद टकराएंगे। तो हमारा दोनों आंसर आ गया। बोथ स्टोन विल मीट आफ्टर 4 सेकेंड व्हेन द फॉलिंग स्टोन, ऊपर से जो स्टोन गिर रहा था वो कितना हाइट कवर कर ले, 80 मीटर कवर कर ले, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। मतलब बॉल को ऊपर फेंका, वो बॉल ऊपर गई और फिर वापस नीचे आ गई थ्रोअर के पास, तो कुल टोटल कितना समय हुआ 6 सेकेंड। तो इससे एक बात तो पता चल गई कि बॉल को ऊपर जाने में 3 सेकेंड लगा और वापस नीचे आने में भी 3 सेकेंड लगा, तो टोटल सेकेंड कितने हो गए 3 + 3 6। अब पूछा क्या है, फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप एंड द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस एंड इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, ठीक है। तो जब उसकी वेलोसिटी, जब उसको थ्रो किया गया कितनी होगी, बहुत आसान है। तो हमको टाइम पता है, ठीक है, टाइम पता है, जी की वैल्यू पता है, तो हम पहले क्या निकाल ले, वेलोसिटी निकाल ले, v = u माइनस जी टी। फाइनल वेलोसिटी यहां आने पर 0 हो जाएगा बॉल का, फाइनल तो 0 है, u निकालना है, माइनस क्यों किया, बॉल को ऊपर फेंक रहे थे ना, तो माइनस 9.8 इंटू कितना समय लगा 3 सेकेंड, तो ये हो गया 8 3 जा 24, 2 9 3 जा 27, 2 29। तो ये आ गया आंसर, u की वैल्यू की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जिससे थ्रो किया गया 29.4 मीटर पर सेकेंड। देखो आ गया ना आंसर, आ गया ना भाई। बॉल को जब ऊपर फेंका गया तो 3 सेकेंड जाने में लगा, 3 सेकेंड आने में, तो अगर केवल 3 सेकेंड ले तो बॉल नीचे से एकदम मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, और मैक्सिमम हाइट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0, क्योंकि जब फेंका था तो वो उस समय जो वेलोसिटी वो इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी 0, समय लगा 3 सेकेंड, और जी की वैल्यू 9.8, तो हमने वैल्यू पुट किया और आंसर निकाल लिया, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, जी हाँ क्लियर है। अब हमको मैक्सिमम हाइट पूछा है, तो मैक्सिमम हाइट कब, 3 सेकेंड बाद उसकी मैक्सिमम हाइट पता चल जाएगी, कैसे निकालेंगे, h = ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से, है ना। ऐसे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, और चाहो तो यहां ऐसे निकाल लो,
वापस आने में, ठीक है, तो वापस आने में आपका कितना हाफ जी टी स्क्वायर लगा। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हो, मतलब वापस जाते समय कितना हाइट उसने अचीव किया, वही हाइट वापस आने में लगा। तो अगर आप इसको पुट करोगे, u की वैल्यू आपको पता चल गई 29.4 इंटू 3 है ना, माइनस हाफ, g की वैल्यू 9.8 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 4 3 12 1 3 9 27 1 2 28 2 3 2 6 7 8 88.2 माइनस यह आ जाएगा 44.1, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 44.1 मीटर। तो एक तरफ की हाइट जो है वो आ गई 44.1 मीटर, ठीक है। ये हाइट मीटर पर सेकंड नहीं होगी, यह हाइट मीटर होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट निकल के आ गई। पहले इनिशियल वेलोसिटी निकाला और फिर यहां पुट कर हाइट निकाल लिया। अब इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड बाद ये जो बॉल हमने ऊपर फेंका उसकी पोजीशन क्या होगी। तो 4 सेकंड बाद, तो 3 सेकंड बाद तो मैक्सिमम हाइट पे 44.1। अब 4 मतलब वो 1 सेकंड फिर नीचे आया, तो 3 सेकंड जाने में और वापस 1 सेकंड आया, तो अब उसकी हाइट पूछा जा रहा है, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड। तो 1 सेकंड बाद अगर उसने कितना हाइट, ये कितना नीचे आया, वो अगर इस हाइट से माइनस कर दें तो हमारी ये हाइट आ जाएगी। तो 1 सेकंड में कितना हाइट उस नीचे आया, ये कैसे निकालेंगे, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। अब जब बॉल ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो ये तो 0, तो हाइट क्या बता, हाफ जी 9.8 इंटू टाइम कितना लेंगे, टाइम लेंगे 1 सेकंड क्यों लेंगे, अरे 3 सेकंड ऊपर गया, 3 सेकंड लगा, फिर अगले 1 सेकंड में वो क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है ना। तो यहां से यहां तक की हाइट 1 सेकंड में वो कितना नीचे आया, यही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1 सेकंड टाइम लेंगे ना, तो 1 इंटू 1 ये आ जाएगा 4.9, तो 44.1 और ये आ गया 4.9, तो 44.1 ये पूरी एक तरफ का पूरा हाइट है 44.1, और 1 सेकंड में वो नीचे कितना आया 4.9। तो इसका मतलब अब हाइट कितनी है, 44 में से इतना घटा दें, 44.1 में से 4.9 घटा दो, जो हो गया 11, 11 में से 2 गया 9, 3 3 ये हो गया 9, और ये 39.2 मीटर ये आ गया, पर सेकंड नहीं होगा, मीटर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं। 3 सेकंड ऊपर गया, ठीक है, और अगले 3 सेकंड नीचे आया, तो 3 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 44.1, और फिर अगले 1 सेकंड में वो कितना नीचे आया 4.9 मीटर नीचे आया। तो अभी जमीन से उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 44.1 में से हम 4.9 घटा दें तो नीचे से जमीन से उसकी हाइट पता चल जाएगी, वो पता चल गई 39.2, है ना। क्लियर है, आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 19, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बॉयंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन ए लिक्विड एक्ट। अगर किसी पानी में किसी ऑब्जेक्ट को डुबा दें तो किधर लगता है, देखो पानी उसको ऊपर ढकेलेगा ना, तो इसका मतलब बायंट फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, हमेशा। जैसे वेट हमेशा अर्थ की तरफ डाउनवर्ड लगता है, उसी तरह बायंट फोर्स, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबा कर देखो, बाल्टी में पानी ले लो, उसमें मग्गा डालो, ऊपर की तरफ लगेगा कि कोई ढकेल रहा है, पानी ढकेल रहा है, तो अपवर्ड लगता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ए ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। क्यों प्लास्टिक जो हम वाटर के अंदर डाल देते हैं वो वाटर के ऊपर सरफेस पे आ जाता है, बताइए तो। इसलिए देखो यहाँ कंसेप्ट ये होगा कि वो ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी पानी से क्या है कम, वो सरफेस पे क्या करेगी, तैरेगी, और जिसका डेंसिटी पानी से ज्यादा है वो डूब जाएगी। तो आप ये बताओ, प्लास्टिक की डेंसिटी जरूर पानी से कम होगी, तभी तो वो सरफेस पे आ जा रही है। तो यही तो आंसर है कि डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसलिए बायंट फोर्स ज्यादा लग रहा है वेट के कंपैरिजन में।
ये मान लो प्लास्टिक पे बायंड फोर्स ऊपर लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है। अब इन दोनों में ज्यादा कौन है? बायंड फोर्स। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक की डेंसिटी क्या है? पानी से कम है, और इसलिए वो बार बार ऊपर आना चाह रही है, और इसीलिए वो सरफेस पे आ जाती है, डूबती नहीं है। समझ में आया? तो सारा खेल डेंसिटी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक? तो सब्सटेंस ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट करेगा कि डूब जाएगा यानी सिंक हो जाएगा, ये डिपेंड करता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर के कंपैरिजन में उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है या कम है। तो पहले डेंसिटी निकाल ले। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास हमको ऑब्जेक्ट का दिया था 50 ग्राम, और सब्सटेंस का जो वॉल्यूम दिया है वो है 20। तो अगर हम ऐसे निकालेंगे तो ये डेंसिटी आ जाएगी कितनी? 2 ये है 5/2 ना, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 2.5, ठीक है, यहाँ 5 होगा। ये 2.25 नहीं, यहाँ 5 होगा, ठीक है, ये 2.5 होगा। तो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब पानी की डेंसिटी कितनी है? दी गई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पानी के डेंसिटी से सब्सटेंस का डेंसिटी ज्यादा है कि कम? साफ साफ दिख रहा है, ज्यादा। हमने कैलकुलेट कर लिया। सब्सटेंस की डेंसिटी 2.5 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो क्योंकि सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा है तो ये तैरेगी नहीं, डूब जाएगी। तो आंसर क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर, सो इट विल सिंक, यानी कि सब्सटेंस की डेंसिटी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसीलिए सिंक कर जाएगी। ठीक है, तो पानी के रिलेटिव है सब। पानी की डेंसिटी ज्यादा तो सब्सटेंस डूब जाएगा, सब्सटेंस की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम तो वो फ्लोट करेगा। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 22। क्या लिखा है? द वॉल्यूम ऑफ ए 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब मास दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक? ये तो हम बता सकते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा है, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट? पहले ये दिखाते हैं कि ये फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा। तो इसका पता चलेगा, पहले हम सब्सटेंस का डेंसिटी, पैकेट का डेंसिटी निकालें। तो डेंसिटी निकालेंगे तो आएगा मास बाय वॉल्यूम। तो मास कितना दिया है? 500 ग्राम, और वॉल्यूम दिया है 350। तो जब इसको सॉल्व करोगे 5 7 जा 35, 5 5 जा ये 10/7, मतलब 10 7 जा 7, 3.074 जा 28। तो ये 1.4 के आसपास आएगा। देखो आया ना, 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब पानी का तो डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और इस पैकेट का डेंसिटी 1.4 है, मतलब पानी के डेंसिटी से ज्यादा है, मतलब कि ये डूब जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, और डूबेगा तो जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उतना ही पानी बाहर निकाल देगा। मतलब पानी बाल्टी में भरा हुआ है ना, पूरा ऊपर तक, और हम इस पे ऑब्जेक्ट डुबा रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट अगर डूब जाएगा तो जितना ये पानी में डूबेगा उतना ही वॉल्यूम पानी का बाहर गिरेगा ना। तो ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम पानी बाहर गिर जाएगा, क्योंकि उतने पानी की जगह ऑब्जेक्ट आ गया। भाई जगह तो उतनी है, जगह तो बढ़ी नहीं। बाल्टी में हम पानी भर देते हैं और हम ऑब्जेक्ट को डुबा रहे हैं और वो डूब जा रहा है, तो अगर वो डूबेगा तो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को बाहर गिरा देगा बाल्टी के बाहर। तो जो पानी बाहर गिरा उसका मास पूछा है, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस। तो मास कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब पानी जो बाहर गिरा उसका वॉल्यूम कितना होगा? उसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना पैकेट का वॉल्यूम था, है ना? क्लियर? तो आप ही मान लो लिफ्ट में या ट्रेन में एक आदमी निकला तो उतने ही वॉल्यूम के दूसरे आदमी बैठ सकता है ना। एक की जगह खाली हुई तो एक ही आदमी बैठेगा, वही चीज है। जितना पैकेट का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम पानी बाहर निकलेगा। तो वॉल्यूम आ गया हमारा 350 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम को पानी की डेंसिटी यानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दे तो मास आ जाएगा। तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना आया? 350 ग्राम।
तो इस सील्ड पैकेट को डुबोने से इतना ग्राम पानी बाहर गिरेगा, क्योंकि ये सील्ड पैकेट डूब जा रहा है, तो पानी को डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा। यही तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने कहा था, है कि नहीं? तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों, इस तरीके से हमने इस ग्रेविटेशन चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए, कंसेप्ट को पढ़ा, न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। इसी तरह अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 के साथ पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए और धमाकेदार तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।